नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो अब एक नया युद्ध छिड़ गया। युद्ध ये कि बिना नोटिस के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर क्यों चलाया। जहांगीरपुरी में 9 बुलडोजरों से तोड़फोड़ की गई, अतिक्रमण पर आक्रमण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बुलडोजर तो रुक गया, लेकिन जहांगीरपुरी में नेताओं की दौड़ नहीं रुक रही है। पहले ओवैसी और आज कांग्रेस का दल जहांगीरपुरी पहुंच गया। यहां कांग्रेस के नेता अजय माकन ने जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर खड़े होकर बुलडोजर की कार्रवाई पर सीधे सवाल उठा दिए और कहा कि बिना नोटिस के एमसीडी का बुलडोजर आखिर कैसे चल सकता है। तो दिल्ली में भी किसी भी धार्मिक जगह पर बिना एलजी की रिलीजियस कमेटी के अप्रूवल के एक ईंट भी नहीं हटाई जा सकती। तो क्या बुलडोजर बुरी तरह से फंस चुका है? आइए देखें हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नेताओं की दौड़ उस जहांगीरपुरी तक लग रही है जहां बुलडोजर ने अतिक्रमण पर आक्रमण किया। नेताओं की दौड़ उस जहांगीरपुरी तक लग रही है जहां बुलडोजर से मस्जिद का गेट तोड़ दिया। नेताओं की दौड़ उस जहांगीरपुरी तक लग रही है जहां बुलडोजर से सड़क के किनारे खड़ी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। नेताओं की दौड़ उस जहांगीरपुरी तक लग रही है जहां यह सवाल उठ रहा है कि अतिक्रमण विरोधी बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ चला। नेताओं की दौड़ उस जहांगीरपुरी तक लग रही है जहां यह सवाल उठ रहा है कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में भड़की हिंसा के जवाब में बुलडोजर चलाया गया। नेताओं की दौड़ उस जहांगीरपुरी तक लग रही है जहां यह सवाल उठाया जा रहा है कि बिना नोटिस बुलडोजर से तोड़फोड़ क्यों की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर ब्रेक तो लगा दिया, लेकिन 20 अप्रैल को बुलडोजर के प्रहार पर जो शोर मचा वो ये कि जहांगीरपुरी में बिना नोटिस दिए बुलडोजर क्यों चलाया गया। जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर खड़े होकर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व केंद्रीय आवास मंत्री अजय माकन ने यह चीख कर कहा कि बिना नोटिस के तोड़फोड़ नहीं हो सकती। मैं बतौर पूर्व केंद्रीय शहरी आवास कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि कोई कानून ये इजाजत नहीं देता है कि बगैर नोटिस किसी के भी आशियाने को, किसी के घर को भी गिराया जा सके। सिर्फ अजय माकन ही नहीं, ओवैसी ने भी जहांगीरपुरी पहुंचकर यही बात कही थी कि बिना नोटिस के बुलडोजर क्यों चलाया गया। जो सरासर जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना बीजेपी का, आप सरकार का है। मैं खंडन करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? और आपने, जहां तक मुझे मालूम है, 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 स्लम डेवलपर्स रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। आप अनऑथराइज कॉलोनी से रेगुलाइज कर दिया, अगर ये है तो उनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना है? आम आदमी पार्टी के विधायक पवन शर्मा भी कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई गलत है। बुलडोजर की कार्रवाई का जो तरीका था वो गलत था। अवैध कब्जा कोई है तो बिल्कुल हटाइए, लेकिन जो अवैध कब्जा हटाने का तरीका था वो बिल्कुल गलत था। आज जो लोग पॉलिटिकल टूरिस्ट बने हुए हैं, जो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, यही लोग जब जब एमसीडी कुछ कदम उठाती है ये खड़े हो जाते हैं,
जब जब कोई कदम उठाती है, हम 7 साल से तो हम भी देख रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि भाई अब किसी के खड़े होने से इलीगल इंक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं किया। अब आपको सुनाते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर के एक्शन पर सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने तोड़फोड़ की कार्रवाई और नोटिस वाले सवाल पर क्या जवाब दिया। सुनिए, बहुत दिलचस्प है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस राव के सामने खड़े होकर कहा कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को लेकर नोटिस दिए गए थे। पहला नोटिस 19 जनवरी को दिया, दूसरा नोटिस 2 फरवरी को दिया। इस तरह से कुल 5 नोटिस दिए गए। सॉलिसिटर जनरल ने जोर देकर कहा कि नोटिस के बाद ही अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। बिना नोटिस के तोड़फोड़ का आदेश देने का आरोप गलत है। तो सुना आपने, सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में नोटिस के बाद ही बुलडोजर चलाया गया। अब नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर को भी सुनिए। यकीन मानिए, कमिश्नर साहब भी बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं। संजय गोयल कह रहे हैं कि जब हम टेम्पोररी इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई करते हैं तो उसमें कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जब हम टेम्परेरी एनक्रोचमेंट रिमूवल जो सड़क के ऊपर है, पब्लिक लैंड के ऊपर है, उसके लिए कोई कार्रवाई करते हैं तो सेक्शन 321, 323 और 325 डीएमसी एक्ट के तहत करते हैं, जिसमें प्रायर नोटिस की जरूरत नहीं होती। केवल पुलिस को अग्रिम सूचना दी जाती है ताकि सफिशिएंट फोर्स अवेलेबल रहे और जो भी टेम्परेरी नेचर के एनक्रोचमेंट्स हैं उनको जो है वो हटाया जा सके। और ये कार्रवाई जो जनरली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और RWA की मांग पे और उनकी कंप्लेंट्स के बेसिस पे होती है। अब सवाल ये है कि किसकी बात माने, पूर्व केंद्रीय आवास मंत्री अजय माकन पर यकीन करें, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर यकीन करें, या नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर संजय गोयल सही कह रहे हैं। अजय माकन और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया। नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर कह रहे हैं कि टेम्पोररी इंक्रोचमेंट तोड़ने के लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। और इन तीनों से ही तक देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को हटाने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5-5 नोटिस दिए गए। तो क्या अजय माकन और असदुद्दीन ओवैसी अतिक्रमण के नोटिस पर झूठ बोल रहे हैं? इतना ही नहीं, अजय माकन ने तो ये भी कह दिया, कोई भी धार्मिक जगह, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जब तक दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख LG की रिलीजियस कमेटी उसको अप्रूव नहीं कर देती, उसकी एक भी ईंट नहीं हटाई जा सकती। कि कोई भी धार्मिक जगह, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जब तक LG की रिलीजियस कमेटी उसको अप्रूवल नहीं दे सकती, उसका ईंट भी कहीं पर नहीं हटाया जा सकता। ये मेरे पास में 1991 का और 2015 के आदेश है। ये कोर्ट का आदेश है और मैं भारत सरकार का पूर्व आवास मंत्री खुद ये कह रहा हूँ कि कोई पॉलिसी नहीं है कि बगैर नोटिस दिए किसी को भी हटाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि 20 अप्रैल को एमसीडी के बुलडोजर ने जहांगीरपुरी मस्जिद के गेट और दीवार को तोड़ा, जबकि मस्जिद से थोड़ी दूर पर बने मंदिर के पास आते आते सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद बुलडोजर रुक गया। लेकिन इसके बाद शाम को मंदिर समिति ने खुद ही मंदिर के अतिक्रमण वाले हिस्से को हटा दिया। यहाँ सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं, यहाँ तक अगर बुलडोजर पहुंचता, उसके पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो यहाँ पर पहुंच गया। लेकिन उसके बाद आप देखिए, जो मंदिर के जो कमेटी है, उन्होंने खुद ही अपना जो ये बाहर का जो पूरा हिस्सा था, जो तोड़ते हुए जेसीबी और बुलडोजर यहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी कार्रवाई हो इसके पहले उसे रोक दिया गया था। तो ये जो पूरा हिस्सा है, वो देखिए ग्रिल का जो पूरा हिस्सा था उसको काट करके हटाने का काम यहाँ पर कल शाम को ही शुरू कर दिया गया था। और एक बड़ा हिस्सा जो ऊपर का छत आप देख सकते हैं, उसे हटा दिया गया। बाहर की जो ग्रिल थी उसे यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन पुलिस ने सिक्योरिटी के मद्देनजर इस पूरे इलाके को, यहाँ से लेके कुशल चौक का जो पूरा इलाका है, उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। आम लोगों का जो मूवमेंट है उसे भी रोक दिया गया है। देखिए, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये वो बॉर्डर लाइन है या क्या यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखी है, जहां से आगे कार्रवाई नहीं हुई है। जो कार्रवाई हुई है वो यहाँ तक हुई है। ये मंदिर आपको नजर आ रहा है और बुलडोजर, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँ उधर थोड़ा आगे आए, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जब तक ये कार्रवाई चलती है और जहां तक ये कार्रवाई रोकी जाती है, वो आखिरी स्पॉट जो था वो ये था।
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दूर तक अगर देखेंगे तो बगल दुकानों के जितने भी आगे अवैध निर्माण थे उन्हें तोड़ दिया गया। यहाँ से आप सीधे कतार अगर देखेंगे और यहाँ पर आकर ये आखिरी स्पॉट है जहां तक कार्रवाई की गई थी। ये बुलडोजर यहाँ भी पहुंचा था। अगर हम दिखाएं आपको, ये मंदिर है और इस मंदिर को लेकर भी जो ये आगे का इलाका है, ये बताया जा रहा है कि ये इलाका भी अवैध निर्माण के क्षेत्र में आता है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं का एक दल जहांगीरपुरी पहुंचा और वहां धरना देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। तो इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हम आपको बता दें, अनिल चौधरी जो यहाँ पर है, अनशन पर बैठे थे, पुलिस उन्हें हटाकर ले जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। देखिए अनिल चौधरी जी यहाँ पर वो आपको नजर आ रहे हैं और हम आपको बता दें कि वो यहाँ पर अनशन पर बैठे थे। अनिल जी, आप अनशन पर क्यों बैठे थे? देखिए जिस तरह से कार्रवाई चल रही है तानाशाही तरीके से, ये मकान टूटा, ये अलॉटेड है, ये सरकारी पेपर है सन 77 के, इसके जवाब नहीं देगी भाजपा, इसका जवाब कमिश्नर नहीं देंगे। क्यों तोड़ा गया ये मकान इस गरीब आदमी का, गुप्ता जी का? क्यों तोड़ा गया उस गरीब का खोमचा जहां उसका घर चलता है? आज ये कानून को ताक पे रख करके, तमाम कायदे कानूनों को ताक पे रख के तानाशाही आदेश, गुप्ता का आदेश इतना बड़ा हो गया। कैसे हो गया? ये देश कानून से चलता है, भाजपा से नहीं चलता है। यही मांग लेकर डेलीगेशन आया था, यही मांग लेकर के उन लोगों से मिलना चाहते थे, हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो आपको क्या आप लोग क्यों लौटा दिया? ये मैं इनकी मजबूरी समझता हूं, लेकिन जिस तरह से प्रेशर है, जो जिस तरह से गृह मंत्री साहब अपने दरवाजे खोल के बैठे हुए हैं पुलिस के लिए, बीजेपी के लिए हुए, तो गरीब आदमी कहां जाएगा? आज तक के दर्शक आप अनशन पर क्यों बैठे थे? आप अनशन पर क्यों? अनशन पे यही मांगती पुलिस का जो रवैया हमें मिलने दिया जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कोई लॉ एंड ऑर्डर, हमारा कोई मकसद नहीं है डिस्टर्ब करना, लेकिन पुलिस को भी समझना चाहिए आखिर न्याय के लिए विपक्ष को नहीं जाने देंगे तो किसको जाने देंगे? आगे रणनीति क्या है? बुलडोजर जा सकता है, आदेश गुप्ता वहां मार्च कर सकता है, भाजपा के नेता मार्च कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष और मीडिया को नहीं जाने दिया जाएगा। ये कहां तक उचित है? यही तानाशाही रवैया के खिलाफ में धरने पे बैठा था। जहांगीरपुरी में बुलडोजर का खौफ जितनी तेजी से फैला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां के लोगों की सांस में सांस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर रुका तो राहत की सांस वहां के लोग ले रहे हैं। जो डिमोलिशन ड्राइव चला था यहाँ पे, जो अतिक्रमण हटाने का काम चला था बुधवार की सुबह, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए रोक दिया है। आपका क्या कहना है? अच्छा है, गरीबों को कुछ राहत मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मिर्जा जी, क्या काम करते हैं आप? मैं बेलदारी करता हूँ। बेलदारी करते बिल्कुल। हैं। तो आपको लगता है कि अभी ये अच्छा हुआ? अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ। कुछ देर के लिए देखो, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, गरीबों को देख के चलना चाहिए हमेशा, कोई भी सरकार हो। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के आगे 2 हफ्ते की बैरिकेडिंग लगा दी है, लेकिन बुलडोजर के प्रहार पर सियासत सीधे जहांगीरपुरी की तरफ दौड़ रही है। हिमांशु मिश्रा के साथ शुभंकर मिश्रा, जहांगीरपुरी, आज तक। एक तरफ जहांगीरपुरी में बुलडोजर और हिंसा पर राजनीति जमकर हो रही है, तो दूसरी तरफ जामिया यूनिवर्सिटी में जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। जामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन आइसा ने कैंपस के अंदर बुलडोजर का विरोध किया। छात्रों ने कहा कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की जा रही है, हिंदू मुसलमान में भेदभाव पैदा किया जा रहा है। छात्रों ने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा पर भी अपना आक्रोश व्यक्त किया। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो जिस प्रकार से हमारे समाज में और जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के, समुदायों पर जिस प्रकार से जो कार्रवाई हो रही है उसी को लेकर के ये प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, हमारा ये मानना है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामिया है, जेएनयू है, ड्यू है, और मैं बड़ा हतप्रभ हूँ कि अब जो बहस है वो इस बात को लेकर के होगी कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, राम, हनुमान, ये देखिए ये सारे मुद्दे नहीं होने चाहिए। मुद्दे होने चाहिए हमारे रोजगार के, जीडीपी के, हमारे इकोनॉमी के, ये तमाम मुद्दे होने चाहिए। किस तरह से सुनियोजित ढंग से जो बहस को एक तरफ से मोड़ा जा रहा है और किस प्रकार से जो गंगा जमुना तहजीब को धूमिल किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज है। और भारत में इतनी सारी जो घटनाएं हो रही है, जो एक खास रामनवमी के टाइम पे इतनी सारे जो घटनाएं लगातार एक ही तरीके के सुनियोजित ढंग से भारत में पूरे राज्यों में ऐसा हुआ है
क्या ये आप लोगों को ये नहीं बताता है कि ये एक सुनियोजित घटना है? देखिए, अमित शाह और मोदी के खिलाफ तो हमारा बहुत साफ बिल्कुल बात है। वो ये है कि जिस तरह जब से वो सत्ता में आए हैं और उन्होंने जिस तरह सिस्टमैटिक प्लान्ड तरीके से मुसलमानों को तरह तरह से परेशान करने की जो है प्लानिंग की है, 2014 के बाद से ही अलग अलग तरीके से, लास्ट 2019 में सीए, एनआरसी और मॉब लिंचिंग, और फिर अब ये नए तरीके हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो हमारा बहुत वाज़े प्रोटेस्ट है। केजरीवाल और उनके खिलाफ जो हमारे नारे हैं वो ये है कि वो हमारा बनने की तरफ, एलआई बनने का जो है ढोंग करते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है उनकी हमारे साथ आवाज बुलाने का तो वो आवाज नहीं मिला पाते हैं। तो ऐसे वक्त में जब जुल्म ज्यादा हो तो जो दोस्त होता है उसकी खामोशी भी जुल्म के समान समझी जाती है। आपने देखा जहांगीरपुरी राजनीतिक पार्टियों के लिए पॉलिटिकल टूरिज्म का स्पॉट बन गया। वही जहांगीरपुरी जहां में बुलडोजर के विरुद्ध आज जामिया में प्रोटेस्ट भी हुआ, ये तस्वीरें आपने देखी। लेकिन जहांगीरपुरी को लेकर आज कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ, सबसे बड़ी अदालत में चली सुनवाई के दौरान किसकी दलीलों में कितना दम था, क्यों बुलडोजर पर 88 बनाम 22 का तर्क दिया गया। देश की सबसे बड़ी अदालत, देश का सबसे बड़ा सवाल, देश का सबसे बड़ा विवाद, कोर्ट में मिल गया सीधा जवाब। अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण में धर्म खोजने वालों को एक आंकड़ा जरूर पता होना चाहिए, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। आंकड़े में दावा किया गया है कि 88 हिंदुओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, जबकि इसकी तुलना में सिर्फ 22 मुस्लिमों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया गया। आपने सही सुना, बुलडोजर वाली कार्रवाई में 88 हिंदू प्रभावित हुए, वहीं मुस्लिमों का आंकड़ा 22 है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील पेश करते हुए ये तर्क रखा कि बुलडोजर धर्म देखकर नहीं बल्कि अवैध निर्माण देखकर चलाया गया, यानी किसी समुदाय को टारगेट करने का आरोप सरासर गलत है। ये दलील सॉलिसिटर जनरल ने जहांगीरपुरी केस में दी। आंकड़ा मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई का है। आप सोचेंगे कि जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर केस की सुनवाई के दौरान हुई बहस में मध्य प्रदेश के आंकड़े क्यों रखे गए? क्यों 2 हफ्ते यानी 14 दिन तक जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी? इन 2 सवालों का जवाब कोर्ट रूम के अंदर हुई बहस में आपको मिलेगा। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर रोक लगाई। आज जस्टिस राव और जस्टिस गवाई की बेंच ने सुनवाई शुरू की। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में लाखों लोगों के साथ 731 अनधिकृत कॉलोनियां हैं और आप एक कॉलोनी चुनते हैं क्योंकि आप एक समुदाय को निशाना बनाते हैं। अभी देव की दलील पूरी होती, उसी दौरान सॉलिसिटर जनरल ने दलील देनी शुरू की तो अदालत ने टोका और कहा अभी याचिकाकर्ता को दलील देने दे। दवे ने दलील आगे बढ़ाते हुए कहा कि नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है। कोर्ट ने दवे से पूछा कि आप जहांगीरपुरी मामले में पेश हो रहे हैं तो इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है? ये तो एक इलाके से जुड़ा मामला है। दवे ने जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुद्दा अगली याचिका में है। ये एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ हिंसा हो रही है, वहाँ इस तरह से काम किया जा रहा है। जस्टिस राव ने दवे को देखते हुए टिप्पणी की, हमने सुना है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी भी तोड़ी गई। वहीं जमीयत के लिए कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि अतिक्रमण की समस्या दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की है, लेकिन यहाँ सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर पर रोक लगनी चाहिए। जस्टिस राव ने कहा हम पूरे देश में तोड़फोड़ पर सीधी रोक नहीं लगा सकते। सिब्बल ने कहा हम बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक चाहते हैं। जस्टिस राव ने जवाब देते हुए कहा तोड़फोड़ हमेशा बुलडोजर से ही होती है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई बहुत ही दिलचस्प रही, क्योंकि सुनवाई की शुरुआत में ही याचिकाकर्ताओं की तरफ से दुष्यंत दवे ने बहुत सारी दलीलें दी। उनका ये कहना था कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली में
17,000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जहांगीरपुरी में वो भी एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये अपने आप में गंभीर विषय है। फिर कपिल सिब्बल ने इस दूसरी याचिका में जो जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से दाखिल की गई थी, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत बिना नोटिस के आप किसी भी जगह बुलडोजर चला सकते हैं। कोर्ट में एनडीएमसी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील रखते हुए कहा, दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी स्टॉल, कुर्सी, बेंच आदि को सार्वजनिक सड़क पर रखा गया है। उन्हें अधिनियम के उल्लंघन के बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकता है। जस्टिस राव ने एसजी की दलील पर जवाब देते हुए पूछा कि क्या 20 अप्रैल को जहांगीरपुरी में किया गया ध्वस्तीकरण सिर्फ स्टॉल्स, कुर्सियों, बॉक्सेस की बेंच आदि हटाने के लिए था? क्या कल की तोड़फोड़ सिर्फ स्टॉल्स, कुर्सी, मेज आदि हटाने के लिए थी? एसजी ने जवाब देते हुए कहा, सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ आदि पर जो कुछ भी था उसे हटा दिया गया। सवाल है कि क्या ये विध्वंस बिना किसी नोटिस के किया गया था? लोगों को आने दो और कहने दो। वे कहें कि नोटिस जारी नहीं किया गया था, मैं नोटिस दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त रहा है इस चीज पे कि वी विल टेक ए सीरियस व्यू फॉर दिस ए लिटिल लेटर। तो एक्शन अगर उन्होंने किया है डेलिबरेटली, दे फ्लाउटेड द ऑर्डर, तो कोई ना कोई एक्शन होने की संभावना है। आपने क्या याचिका इस पूरे मामले में? मेरी याचिका चारों स्टेट में जो रिलीजियस डिस्टर्बेंसेस हुए हैं उनसे रिलेटेड है कि उन पे एक न्यायिक इंक्वायरी बिठाई जाए। जनरली अगर आप देखें कि कोई भी नोटिस जब किसी को इशू की जाती है तो जो ऑक्यूपायर है बिल्डिंग का उसको नोटिस दी जाती है, और उसमें स्पेसिफिक पोर्शन कभी भी नहीं दिया जाता है क्योंकि वो हरदम एक विवाद का विषय होता है। तो जनरल नोटिस दे करके ये कहा जाता है कि आपका इलीगल, आप अनऑथोराइज आपने बनाया हुआ है, इसको डिमोलिश करने के ऑर्डर है और आप 5 से 15 दिन के अंदर आप इसके विषय में अपनी शो कॉज जो भी आपको कहना है उसके विषय में आप कहें। आज सुनवाई के दौरान गुप्ता जूस कॉर्नर, जिनकी जहांगीरपुरी में जूस की दुकान को ध्वस्त किया गया था, के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े पेश हुए। कोर्ट ने हेगड़े से पूछा कि क्या उनके मुवक्किल को विध्वंस के संबंध में पूर्व नोटिस जारी किया गया था? क्या उनके मुवक्किल के पास रास्ते में स्टॉल, कुर्सी या टेबल हैं? हेगड़े ने कहा, कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। एसजी ने जवाब देते हुए कहा, बिल्डिंग को गिराने के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। पहला नोटिस 19 जनवरी को, दूसरा 2 फरवरी को भेजा गया। अब तक कुल 5 नोटिस जारी किए गए। समुचित नोटिस देने के बाद डिमोलेशन शुरू किया गया। बिना नोटिस के तोड़फोड़ का आदेश देने का आरोप गलत है। तुषार मेहता ने पूरे मामले में अहम दलील देते हुए ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में अतिक्रमण विरोधी अभियान में 88 प्रभावित लोग हिंदू और 22 प्रभावित हैं मुस्लिम। किसी एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप सरासर गलत है। जहांगीरपुरी सहित देश के कई शहरों में चल रहे बुलडोजर अब थम रहे हैं। 2 हफ्ते तो कम से कम इनके पहिए बंद रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को और दिल्ली में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस देकर 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई तय की है। इन 2 हफ्ते में सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी, जिसमें ये बताएगी कि उसकी कार्रवाई कैसे हर एक नागरिक के लिए बराबर है, हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है, और कैसे उन्होंने 5 नोटिस दिए, उसके बाद जहांगीरपुरी में डेमोलिशन का मौका है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें वे बताएंगे कि आखिर कौन से कानून के तहत उन्होंने बिना अदालती आदेश के डेमोलिशन का काम शुरू किया। यानी बुलडोजर बाबा से लेकर बुलडोजर मामा तक हर को ये बताना पड़ेगा कि आखिर किस कानून के तहत वो बुलडोजर चला रहे हैं और आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और आइए अब हम आपको जहांगीरपुरी का अंडरवर्ल्ड दिखाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे देश की राजधानी में बसा एक छोटा सा इलाका आखिर इतने बड़े विवाद का कारण कैसे बन गया। जहांगीरपुरी में दंगे के बाद चले अतिक्रमण अभियान की खबर पूरे देश की सुर्खी कैसे और क्यों बन गई। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर की सुनवाई फौरन सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गई। इन सारे सवालों के जवाब
आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेंगे, जो आपको जहांगीरपुरी में बसी एक ऐसी दुनिया से मिलवाएगी जो बाहरी दुनिया के लिए बिल्कुल नई है। आसमान से नीचे दिखती ये घनी आबादी दिल्ली में बसे जहांगीरपुरी की है। जहां 22.5 गज के प्लॉट्स पर 4 मंजिल की ऊंचाई तक बड़े दायरे में इमारतें फैली हुई हैं। जहां की चौड़ी सड़कों पर खुलने वाली गलियों में जमीन नहीं दिखती। ये छोटी छोटी यहाँ पर झुग्गियां हैं और ये तस्वीर आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर, और जब से बुलडोजर की आहट है यहाँ पर अमूमन एक गाड़ी देखिए बाइक आ रही है, आसानी से नहीं गुजर सकती। तो ये जो तस्वीरें हैं ये इस तरह की तस्वीरें हैं जहांगीरपुरी की, और इन्हीं पर आरोप लगातार जो नेता हैं वो आरोप लगाते रहते कि भाई जी यहाँ पर तो अवैध निर्माण हुआ है और इसके आगे कबाड़ी मार्केट है। ये देखिए हम आपको तस्वीरें पहली बार दिखाते हैं आज तक पर जहांगीरपुरी की, हम उन गलियों में आपको लेकर चलते हैं। गलियों से निकलने पर जो चौड़ी सड़कें दिखती हैं वो कल से पहले अतिक्रमण की वजह से सकरी गलियों जैसी ही हो गई। ये भले ही 2 लेन की चौड़ी सड़क थी, लेकिन एक जो सामने आप देख रहे हैं जिसमें अभी भी आपको कचरा नजर आएगा, ये पूरा जो इलाका था आधी सड़क पर यहाँ पर कबाड़ रखे हुए थे। दरअसल ज्यादातर कई सारे लोग यहाँ पर जो रहते हैं वो कबाड़ का काम करते हैं और जो भी उनका सामान होता है वो यहाँ सड़कों पर रख देते हैं। सकरी गलियों में बसे जहांगीरपुरी का जन्म 1975 में हुआ था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उनके बेटे संजय गांधी दिल्ली को साफ सुथरा करना चाहते थे और इस क्रम में मुख्य सड़कों से झुग्गी झोपड़ी हटाकर जहांगीरपुरी में लोगों को बसने की जगह दी गई। माँ बाप जो रहते थे वहाँ रहते थे। हाँ। वहाँ से जब प्लॉट इंदिरा गांधी ने जी यहाँ पर दिए थे, पुनर्वास कॉलोनी है ये। हाँ। तो यहीं से रहते हैं हम शुरू से। हाँ। और हमारी पैदाइश यहीं की है। ऐसे ही प्लॉट आप लोगों को लगभग ये 70 की बात है, 74 की कब की बात है? उसके पहले की? आज जो सन 70 में ही दिया होगा प्लॉट। हाँ, तो था आपके पिता आके और यहाँ यमुना के आसपास रह रहे थे। जी जी। उसके बाद ये प्लॉट आप लोगों को मिला तो आप लोग यहाँ पे बस गए। शुरुआत में यहाँ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को जगह मिली। फिर धीरे धीरे इन 22 गज के मकानों ने सड़कों और गलियों को खाना शुरू कर दिया। हर खुली जगह पर लोग आते गए और बसते गए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या करीब 2 लाख थी। 1000 पुरुषों पर 853 महिलाएं थी। औसतन 77% साक्षर थे और 28,000 बच्चे थे। स्थानीय जानकारों के मुताबिक यहाँ 10,000 ऐसे परिवार हैं जो पश्चिम बंगाल से आए थे, जिसमें से 95% मुस्लिम थे। ये जहांगीरपुरी के सी और डी ब्लॉक में रहते हैं, जिसे स्थानीय लोग मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। इनमें ज्यादातर लोग ठेके पर कूड़े और सफाई का काम करते हैं। हम उस गली में एक्सक्लूसिव तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं। अंकित आपको पैन करके दिखाएंगे इस पूरी गली को। सीडी पार्क है, सड़क से सटा हुआ इलाका है, कुशल चौक से बेहद करीब है और जैसे ही यहाँ पर काफी कंजेस्टेड इलाका है, पतली पतली गलियां हैं। ये देखिए एक एक करके लोग, अगर एक व्यक्ति बहुत आसानी से इस इलाके से गुजर नहीं सकता है। अंकित गलियों की वो तमाम तस्वीरें दिखाई दे रही है। सीडी पार्क का इलाका पड़ता है ना, सीडी पार्क, इस इलाके को सीडी पार्क कहते हैं। देखिए कितनी पतली पतली और संकरी गलियां हैं। कुशल चौक से बेहद सटा हुआ इलाका है। हालांकि जो बीजेपी के नेता है वो ये कह रहे हैं, चाहे एमसीडी के जो ऑफिसर है वो कह रहे हैं कि लगातार एमसीडी ड्राइव करती रहती है। बिल्कुल सही ये बात है कि एमसीडी ड्राइव करती रहती है। और ये जरा गली हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी पतली पतली यहाँ पर गलियां हैं और ये सड़क से सटा हुआ सीडी पार्क का इलाका है। और यहाँ पर क्राउड किस तरीके से जमा है, जब से इन सभी को ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो एमसीडी का बुलडोजर आने वाला है, ये काफी कंजेस्टेड इलाका है। जरा एक तस्वीर अंकित आप ये दिखाइए कि जहांगीरपुरी की ये तस्वीर है जो हम कैमरे पर पहली बार आपको दिखा रहे हैं। आजादपुर सब्जी मंडी के करीब होने की वजह से यहाँ ठेकेदार, फल के व्यापारी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी भी रहते हैं। यहाँ घर के मालिकाना हक पर एक चौंकाने वाली बात हमें जानने को मिली। ये जो पूरी जहांगीरपुरी है ये रेंट पे है। मकान के 8.5 रुपए महीने जाते हैं
और हमारी दुकान के 100 रुपये महीने जाते हैं। अच्छा। तो ये पूरी जहांगीरपुरी रेंट पे है और उसके बावजूद भी एमसीडी ने पूरी तानाशाही दिखा के ये दुकानें तोड़ दी गई हैं। कोई किसी की सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। रजिस्ट्री भी है और अटॉर्नी भी है ये। अच्छा। मेरे नाम की है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स है दुकान के यहाँ? जी जी, ये दुकान अलॉटेड है, ये उनसे मैंने खरीद परचेज की हुई है। ये रजिस्ट्री भी है मेरे पास 12.5% की, वो क्योंकि लॉकर में रखी। ये डीडीए जेजेसलम पार्टनर थी, उसके बाद एमसीडी जेजेसलम पार्टनर हुई, अब ये दिल्ली सरकार का बोर्ड बनाया गया है जेजेसलम। भाई अनऑथराइज तो ये सारी बेल्ट अनऑथराइज है, इसमें ये ग्रीन बेल्ट में बनी हुई है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, जो अलॉटेड है उन पे कार्रवाई है। बाहर से आए कामकाजी लोगों की बस्ती में वक्त के साथ कानूनी से ज्यादा गैर कानूनी घर और झुग्गियां बसा दी गई। यहाँ झुग्गी माफिया का जोर है। बाहर से आकर बसने वाले पैसा कमाने के चक्कर में आपराधिक कामों में भी शामिल हो जाते हैं। पुलिस थाने में यहाँ के रहने वालों की लंबी लिस्ट है, जिनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है। हिमांशु मिश्रा, मिलन शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। जहांगीरपुरी की गलियों में जितने गहरे उतरिए उतने राज खुलते हैं। ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं कि आदमी दांतों तले उंगली दबा ले। आपने अभी देखा कि हर दल का नेता जहांगीरपुरी के राजनीतिक पर्यटन में लगा हुआ है, तो हमारी रिपोर्ट अब देखिए और समझिए कि ये बुलडोजर की छटपटाहट है या फिर वोट बैंक का तुष्टीकरण। जहांगीरपुरी की एक गली में बैठे हैं ये तीन यार। बाएं से रमेश, बीच में जहूर और दाहिने मुकेश। हाल ही में हुई हिंसा को लेकर थोड़े परेशान हैं, लेकिन निराश नहीं। हम आपस में रहते हैं, हमारे को मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोगों के वजह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। मैंने फ्लोर ले रखा है, मेरा पूरा ऊपर नीचे मुसलमानों का मकान है और मेरा खाली एक ही फ्लोर है खाली उसी में। और हम बिल्कुल ऐसे रहते हैं, ऐसे कि कभी हमने ने मुसलमान की बात करी ना, उन लोगों ने कभी हिंदू की बात करी। अपना भाईचारा माना उन लोगों ने। जो नेता नगरी के लोगों में रहते हैं और जो मतलब वोटों की लालच में एक दूसरे को भड़का करके ये करते हैं कि मतलब उनको वोट मिले और आदमी कन्वर्ट हो जाए कि मुसलमान एक तरफ और हिंदू एक तरफ, कि वो कन्वर्ट हो जाए एक तरफ, कि मतलब उनको एक तरफा वोट मिले और वो कामयाब हो जाए। वो ये उसका चक्कर है, ये हम लोगों का नहीं है। कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर जिंदगी चलने की कसम खाना, कभी ये कहना कि हम आपके पड़ोसी नहीं, हम आपके रिश्तेदार की तरह आपका हर तरीके से साथ निभाएंगे। हमेशा इस तरीके के वादे से ही लगातार जहांगीरपुरी की जनता एक दूसरे का साथ निभाती चली आई है और कहते भी हैं कि वक्त में जो साथ दे वही सबसे बड़ा रहनुमा। और उसी हिसाब से लगातार यहाँ की जनता जानती है कि चाहे माहौल कैसा भी हो, किसने भी बिगाड़ा हो, लेकिन हमें साथ में रहना है। हमें एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे को दुआएं देनी है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ देते हैं, नेता वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा करते हैं। तो हमने सोचा कि नेताओं से भी पूछ लेते हैं कि जनता तो एक है, आप क्यों फूट डालते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको जहांगीरपुरी के राजनीतिक समीकरण समझा दें। जहांगीरपुरी में करीब 13 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में 14 गलियां हैं। हर गली में करीब 100 मकान हैं। मोटे अनुमान के हिसाब से इस समय यहाँ 5 लाख लोग रहते हैं। 5000 परिवार झुग्गियों में रहते हैं, वो अलग। जहांगीरपुरी के वोटर 3 विधानसभा क्षेत्र में फैले हैं, बुराड़ी, बादली और आदर्श नगर। आदर्श नगर के विधायक पवन कुमार शर्मा हैं, बुराड़ी के विधायक संजीव झा हैं और बादली के विधायक अजेश यादव हैं। विधायक आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन सांसद बीजेपी के। इलाके में 76% हिंदू हैं, लेकिन विवाद के केंद्र में है मुस्लिम आबादी। ऐसे में हमने विधायकों से पूछा कि वजह क्या है। मैं तो ये मानता हूँ कि काम करने वालों की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, और दंगा करने वालों का भी ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। आम आदमी पार्टी, हमारे नेता माननीय श्री अरविंद केजरीवाल केवल काम की राजनीति करते हैं।
ना मंदिर पे राजनीति करते हैं, ना मस्जिद पे करते हैं, ना जाति पे करते हैं, ना धर्म पे करते हैं। देखिए, हर कोई चाह रहा है कि ये जो नफरती कीड़े हैं, जो समाज को बांटना चाह रहा है, वो नफरती कीड़े समाज को बांट ना पाए, समुदाय को बांट ना पाए। जहांगीरपुरी का अपना इतिहास रहा है कि हिंदू हो या मुस्लिम, हर कोई एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होता रहा है। आज कुछ लोगों की नजर इस पे पड़ गई है और वो गिद्ध नजर पड़ी है। यहाँ के सांसद बीजेपी के हंसराज हंस हैं। ये खुद को सूफी कहते हैं। इनसे भी हमने जहांगीरपुरी के बुलडोजर विवाद पर बात की। अगर बुलडोजर से ही चलना है काम तो फिर ऐसा चलेगा। एक तो आपने ज़मीनें संभाली हुई हैं, उसमें एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं, तो सिर्फ मैसेज है। बाकी सारी कॉलोनी को, सब लोगों को मैं श्योरिटी दिलाता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि कोई मासूम फंसे ना, गुनाहगार बचे ना। स्थानीय कॉर्पोरेटर बीजेपी की है, उनसे भी हमने विवाद की वजह जाननी चाहिए। ये बहुत अहम कदम उठाया गया है। जेसीबी यहाँ पे बुलवाई गई है और बुलडोजर से इनके जो अवैध जो घर यहाँ पे बने हुए हैं, जहाँ पे ये मुस्लिम्स, बंगाली मुस्लिम्स जो हैं अवैध रूप से रह रहे हैं, इनके घरों में चेकिंग करवाई जाएगी तो हथियार पाए जाएंगे। इनकी वजह से जहांगीरपुरी का एक एक इंसान परेशान था, एक आतंक का माहौल था और यहाँ पे मर्डर से लेके चाकू से गले तक काट देते हैं। इन्होंने इतना बुरा हाल यहाँ पे कर रखा था। जनता कहती है नेता जिम्मेदार हैं और नेता कहते हैं कुछ लोग जिम्मेदार हैं। लोकतंत्र में मेजॉरिटी की चलती है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जहांगीरपुरी का विवाद उनकी वजह से है जिन्हें सब पहचानते हैं और वो संख्या में कम है। राजश्री पुरंदरे के साथ वरुण सिन्हा की रिपोर्ट। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन पर आपने डिटेल्ड रिपोर्ट देखी। अब हम आपको जहांगीरपुरी दंगों को लेकर लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताते हैं। दिल्ली दंगों में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तार हुए आरोपियों के एड्रेस ने दिल्ली पुलिस का माथा ठनका दिया। 10 से ज्यादा आरोपी ऐसे हैं जो दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, सभी बंगाल के रहने वाले। दिल्ली पुलिस की टीम जब तहकीकात के लिए बंगाल पहुंची तो स्थानीय लोगों ने जो बताया उसने पूरे मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। जहांगीरपुरी दंगे में 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच आगे बढ़ी तो दंगाइयों के बंगाल कनेक्शन का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल गिरफ्तार हुए ज्यादातर आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इस कनेक्शन की परतों को खोलने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पश्चिम बंगाल में है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम बंगाल पहुंच चुकी है, अब तफ्तीश पर जुट चुकी है और इसके सिरे खंगालते हुए जो 2 मुख्य आरोपी है यानी अंसार और दिलशाद, उनके जो whereabouts, उनके जो पुश्तैनी जगह है उसको खंगालते हुए फिलहाल हल्दिया पहुंच चुके हैं। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के 2-3 ऑफिसर यहाँ पर गांव पर पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत चल रही है। उनके जानकारी के मुताबिक वो जानना चाहते हैं कि दिलशाद जो कभी यही के रहने वाला था, फिलहाल बहुत सालों से दिल्ली में है और उनको ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल ये टीम आगे बढ़ रही है। बहुत लंबी देर तक उनसे बातचीत की, गांव वालों से समझने की कोशिश की कि कौन है, किसके, उनके परिवार के कौन से लोग यहाँ पर है। अब वो आगे बढ़ रहे हैं। पहले से गांव वाले वो पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि अगर सूत्रों के माने तो दिलशाद काफी साल पहले यहाँ पर रहता था। और आपको हम ये भी बता दें, जो यहाँ पर अंसार जो हल्दिया के रहने वाले हैं, उनके नानी के घर बीती रात ये टीम पहुंच गई थी। 3 ऑफिसर्स की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और फिलहाल वो आगे बढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिलशाद जो यहाँ का रहने वाला है वो उनके whereabouts किस तरीके से है, क्या कुछ करता है। ये आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। ये गांव है और जहां पर बहुत साल पहले वो यहाँ पर रहता था, ऐसा सूत्र का मानना है। यानी ये बहुत ही अहम कड़ी इस मामले में जुड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस बंगाल पहुंच चुकी है। अब आरोप लग रहे हैं कि जहांगीरपुरी दंगों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी भूमिका है। यही वजह है जांच का एक सिरा बांग्लादेशी कनेक्शन से जुड़ रहा है। सबसे पहले समझिए गिरफ्तार आरोपी जिनका बंगाल कनेक्शन है। अंसार हिंसा का मुख्य आरोपी। अंसार पश्चिम बंगाल का रहने वाला है।
असलम हिंसा में गोली चलाई थी, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। सलीम चिकना पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। सोनू शेख उर्फ इस्लाम पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। दिलशाद पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। आहिर उर्फ आहिद पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। जाहिद पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। मुख्तियार अली पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। जाकिर पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला है और अक्सर ये भी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पश्चिम बंगाल में अब तक कुल 6 आरोपियों के ठिकानों पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर चुकी है। कब कहां से यानी यहां से कब रहता था और कब दिल्ली गया? दिलशाद का नहीं, हम रोशिद को जानते हैं। वो जो जिसका नाम बोल रहा है ना। रोशिद कौन है उनका? वो बोल रहा है कि उनका पापा है। अच्छा, यानी उनके पिताजी है रशीद। वो इस गांव में रहते हैं। इस गांव का नाम क्या है? गुलाब चौक। गुलाब चौक, ये उनका घर है। और दिलशाद को आप जानते हैं? आप गाँव वाले? अच्छा, तो वो कभी ऐसे पहले यहाँ पर रहता था? देखिए, उसका 7 लड़का है। किसका नाम क्या है मालूम नहीं है। इधर काम आता है ना, इसलिए उसका बाप हमारा जामा होता है, इसलिए हम लोग उसको सचिन जानता है। स्थानीय लोगों को भी भरोसा नहीं हो रहा कि दिल्ली में दंगा करने वाले आरोपी उनके गांव के हैं। आज तक की टीम दिलशाद के घर पहुंची, जो दिल्ली में गिरफ्तार हो चुका है। के अनुसार ये है दिलशाद शेख का घर। आप देख सकते हैं ये एक मंजिली मकान है और किस तरीके से खिड़की खुली हुई है। हालांकि दरवाजे पर ताले है। तो ये पुलिस की टीम, जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, वो खंगालने की कोशिश करे, वो वहां तक पहुंचने की कोशिश की। उनके परिवार में कुछ है, कोई भी है, आस पड़ोस के कोई लोग हैं, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है। जो करी बंगाल से जुड़ जाती है इस सिलसिले में, और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कब और कैसे वो यहाँ पर रहता था। हालांकि लोगों ने उनसे अभी तक पहचाना नहीं। दिल्ली पुलिस की टीम गोली चलाने वाले असलम के घर पहुंची। अब सवाल यही कि ये संयोग है कि दंगों में शामिल ज्यादातर आरोपी बंगाल से हैं, या फिर ये कोई प्रयोग है। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।